नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले एनडीए में बगावत के संकेत की, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की तैयारी की। देखेंगे एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी के अपमान को, महाराष्ट्र में आई सियासी उलटफेर को, जानेंगे हार के बाद आई बिहार एनडीए में बड़ी दरार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बढ़ गया केजरीवाल का इंतजार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्थगित की जमानत याचिका, 14 जून तक टली सुनवाई। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा लोकसभा चुनाव में मिली हार तो संसद परिसर से गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने का किया काम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया दावा, कहा 6 महीने से 1 साल के भीतर दोबारा होंगे लोकसभा चुनाव, कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की कही बात। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 1618 अंक चढ़कर 76,693 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 468 अंकों के छाल के साथ 23,290 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले एनडीए में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। हिस्सेदारी को लेकर टकराव खुलकर सामने आने लगा है। मंत्रालय से लेकर मंत्री पद तक की खींचतान मची हुई है। इस बार सरकार बीजेपी की नहीं एनडीए की बनेगी, इसीलिए सहयोगी दलों ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बार गठबंधन सरकार बनाने की चुनौती है, तो कैसे नरेंद्र मोदी की बढ़ती दिख रही है मुश्किलें, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में इस बार मोदी सरकार नहीं बन रही है, इस बार एनडीए की सरकार है, इसीलिए सरकार में जमकर खींचातान हो रही है। सहयोगी चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई की कमान भी उनके हाथ आए। गृह, वित्त, सड़क, परिवहन से लेकर रेलवे तक की डिमांड हो रही है। लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा जा रहा है। 1-2 सीट जीतने वाली पार्टी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आंख दिखा रही है, तो बीजेपी मजबूरी में ही सही सहयोगियों की हर बात सुनने को तैयार दिख रही है। आखिर सरकार बनानी है, ऐसे में सरकार बन भी गई तो कितने दिन चलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सबसे जबरदस्त रस्साकशी तो ईडी पर कब्जे को लेकर है। ईडी के सहारे अब हर दल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटा है। जेडीयू और टीडीपी दोनों ने ही वित्त मंत्रालय की डिमांड कर दी है। वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी भी आती है, यानी जिसके पास वित्त मंत्रालय जाएगा उसके पास ईडी की लगाम भी आ जाएगी। नीतीश कुमार तो गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, जिसके सहारे सीबीआई की कमान भी हाथ में आ जाएगी। इसके अलावा रेल, कोयला और स्टील मंत्रालय पर भी उनकी नजर बनी हुई है। बात अगर चिराग पासवान की करे तो उनकी पार्टी एलजेपीआर के पास 5 सांसद हैं और चिराग पासवान की नजर भी रेल पर है। जेडीएस के कुमारस्वामी अपने लिए कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी है, इसीलिए उसकी डिमांड भी बड़ी है। टीडीपी की तरफ से वित्त मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क, परिवहन और राजमार्ग के अलावा जल शक्ति मंत्रालय पर भी दावा किया गया है। इसके अलावा टीडीपी की नजर विशेष राज्य के दर्जे पर भी है। इस बीच सरकार बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और 9 जून को वो पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से लेकर मंत्रालय को लेकर शुरू हुई लड़ाई ने सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ एनडीए की सरकार बनने से पहले ही टकराव की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है, जिसने बीजेपी की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आखिर क्यों चिंता में दिख रही है बीजेपी और क्या है इंडिया की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सरकार बनाने को लेकर दोनों ही पक्ष के गठबंधन में हलचल तेज है। एनडीए ने जहां सदन में सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया है, तो इंडिया गठबंधन सही मौके के इंतजार में है। हालांकि एनडीए को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने वाले पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट तो मिल गया है, लेकिन दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इस बात के संकेत तो चुनाव परिणाम के अगले ही दिन यानी 5 जून को मिलने शुरू हो गए थे, जब नीतीश कुमार और
तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच में कुछ बातचीत भी हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है। तो वहीं इस बीच टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई कि उत्तर में नीतीश को मनाने की कवायद चल रही है तो दक्षिण में नायडू को। बताया ये भी जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नायडू से फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने नायडू को मना भी लिया है, इंतजार बस सही वक्त का है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और नई सरकार के गठन के लिए सियासी हलचल के बीच इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इस बैठक के बाद कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश और नायडू दोनों पर हमारी नजर है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी के शपथ ग्रहण से पहले क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकता है? क्या नीतीश और नायडू के साथ पलट जाएगी बाजी? अब ये देखने वाली बात होगी। नीतीश और नायडू की पलटी का इंतजार है और दिल्ली में बड़ा खेला हो जाएगा। वैसे खेला तो इस समय एनडीए ने जयंत चौधरी के साथ भी कर दिया है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में जयंत को अपमानित होना पड़ा। सपा ने तो इसे लेकर ये तक कह दिया कि जयंत को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक बयानबाजी के सिलसिलों के बीच बीजेपी पर अपने ही सहयोगियों के अपमान के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को एनडीए की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे और पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन इस दौरान मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नजर नहीं आए। दरअसल जयंत इस बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। जिस मंच पर एक सीटों पर जीत हासिल करने वाले दलों के नेता बैठे थे, वहां 2 सीट हासिल करने वाले जयंत को जगह नहीं दी गई। हम प्रमुख जीतन राम मांझी, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन इन्हें मंच पर जगह दी गई। लेकिन जयंत चौधरी को मंच के नीचे बैठना पड़ा। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देना उनका अपमान है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी जी के यहाँ जो जाएगा उसके साथ यही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि भाजपा की जाट समाज से नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भांडाफोड़ हो गया है। जयंत चौधरी अगर सच में किसान हितैषी हैं, तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान के हितों का सौदा भाजपा से नहीं करना चाहिए। एक तरफ बहुत ही मुश्किल से एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाई है, तो नई सरकार के गठन से पहले ही इस तरह की परिस्थितियां बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। चुनाव से पहले जहां बीजेपी जयंत को एनडीए में शामिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो वहीं परिणाम सामने आने के बाद जयंत को लेकर बीजेपी ने एकदम साइड उन्हें कर दिया है। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर महाराष्ट्र में झटका लगने वाला है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में है, जिसके बाद शिंदे गुट समेत बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर की खबर सामने आ रही है, जहां एकनाथ शिंदे की सरकार ही संकट में आ गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता का दावा है कि शिंदे गुट के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस खबर के सामने आते ही शिंदे सरकार सवालों से घिर गई है। एक तरफ पार्टी का गिरता हुआ जनाधार है, तो दूसरी तरफ अब अपने ही विधायक साथ छोड़ने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, लेकिन अभी भी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि इन्हीं नेताओं के उद्धव ठाकरे के पास वापसी की संभावना ज्यादा है। शिंदे गुट में विधायकों के दल बदलने के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं अजित पवार गुट के भी बिखरने के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने दावा किया है कि अजित गुट के 18 से 19 विधायक शरद पवार के पास वापसी करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को आयोजित अजित पवार की बैठक में 5 विधायकों के शामिल ना होने के बाद अजित गुट पर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सीधा असर राज्य की शिंदे सरकार पर देखा जा सकता है। राज्य में जहां सत्ताधारी गठबंधन कमजोर हो रहा है, तो वहीं विपक्ष का महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता का दावा है कि शिंदे गुट के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस खबर के सामने आते ही शिंदे सरकार सवालों से घिर गई है। तो सवालों के घेरे में अब एनडीए के दलों ने बीजेपी को भी खड़ा कर दिया है। बिहार की काराकाट सीट से चुनाव हारे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए सीधे सीधे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो क्या कहा है कुशवाहा ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के परिणामों ने जहां बीजेपी के 400 पार किनारे की पोल खोल दी है, तो वहीं अब एनडीए के अंदर खाने बगावत की खबरें भी आने लगी हैं। यूपी हरियाणा के बाद अब बिहार से भी बगावत की खबरें आने लगी हैं। गठबंधन के सहयोगी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। सबको पता है मैं हारा हूं या हराया गया हूं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चूक हुई या चूक कराया गया ये सबको मालूम है, हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सब लोगों को पता है, हमें कुछ नहीं कहना है, सभी को पता है सब कुछ। अब किसी से इस बारे में बात करके क्या फायदा। कुशवाहा ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत क्या है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भीतरघात का शिकार हुए हैं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या बन गए हैं क्या नहीं बन गए ये हम पहले से बोल रहे हैं कि सबको पता है। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट का नतीजा हैरान करने वाला रहा और यहाँ एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते बिहार की काराकाट सीट हॉट बन गई थी। यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह मैदान में थे। उपेंद्र कुशवाहा एवं पवन सिंह और लेफ्ट के राजा राम सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी ने बीच चुनाव में पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। तब उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे थे, किंतु इसका कुशवाहा को कोई फायदा नहीं मिला और उनको यहां से करारी हार मिली और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह ने यहां से जीत दर्ज कराई। सहयोगी ही बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं तो विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की असफलता पर उसे घेर लिया है। दरअसल एक बार फिर एग्जाम को लेकर मोदी सरकार सवालों में दिखाई दे रही है। पेपर लीक के बाद अब नीट के एग्जाम के रिजल्ट में धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में आ गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को जैसे ही नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषिट किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। दरअसल इस साल 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा पास की है, जिसमें से 67 उम्मीदवारों ने नंबर 1 रैंक हासिल की है, जबकि कुछ बच्चों को 720 अंकों के पेपर में से 718 और 719 अंक भी मिले हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हर सवाल पर यहाँ 4 अंक मिलते हैं। सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में यदि कोई भी सवाल सही करता है तो उसे 720 अंक मिलते हैं और जब कोई एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 अंक मिलते हैं। और एक सवाल का अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो ये अंक 715 बन जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर बच्चों के 718 और 719 नंबर कैसे आ गए। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर एजेंसी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। खड़गे ने लिखा कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे नीट व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिले। बता दें कि इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। परीक्षा परिणाम को लेकर अब बीजेपी सरकार सवालों में है तो दूसरी तरफ सवाल पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर भी उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होगा और न ही ईसाई और सिख समुदाय को मौका दिया जाएगा। तो आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालांकि अभी भी स्थिति संशय से भरपूर है, लेकिन एनडीए फिर भी बहुमत का दावा कर रहा है
और इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार में अल्पसंख्यकों का लगभग कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है, जिसके बाद एक बार फिर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त, बौद्ध मुक्त, सिख मुक्त है और फिर भी सरकार 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने एनडीए में अल्पसंख्यकों के नॉमिनेशन व प्रतिनिधित्व की एक रिपोर्ट भी साझा की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी और एनडीए का हिस्सा रहे सभी दलों से जो सांसद जीत कर आए हैं वो सभी बहुसंख्यक हैं। सभी सांसद हिंदू समुदाय से आते हैं, जिसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सवालों में नजर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया था और अब नई सरकार के गठन से पहले ये सवाल फिर खड़े हो गए हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बदले हुए राजनीतिक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में तेवर वही हैं जो 4 जून से पहले उनके भाषणों में हुआ करते थे। आज उन्होंने कहा कि उनके पास तो सपने पूरे करने के लिए एक रोड मैप तैयार है। तो क्या रोड मैप 2014 से 2024 तक कोई भी नहीं था? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।